हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं किंगडम मोनिरा के बारे में। और अभी तक हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बारे में तो चर्चा कर लिया था। हम लोगों ने ये जान लिया कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। हम लोगों ने हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था, कुछ याद आ रहा होगा, केपीसी ऑफ जीएस। आज हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले किंगडम की, जिसका नाम है किंगडम मोनिरा। किंगडम मोनिरा को सबसे आसानी से समझने के लिए हमको पहली बात तो ये ध्यान में रखना है कि दुनिया में जितने सारे बैक्टीरिया होंगे वही किंगडम मोनिरा के अंदर आने वाले हैं। मतलब किंगडम मोनिरा में हम लोग नॉर्मली बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। जब बात करते हैं इसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब ये क्या का बना हुआ है, तो हमें पता है कि ये जो बैक्टीरिया होता है वो होता है प्रोकार्योटिक सेल। मतलब ये प्रोकार्योट्स होते हैं, मतलब जिसका न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं हो, है ना। तो ये प्रोकार्योटिक होने वाला है। साथ ही साथ और क्या होगा, तो मैंने बोला कि ये यूनिसेलुलर होगा। यूनिसेलुलर कहने का मतलब जो भी किंगडम मोनिरा के मेंबर्स हैं, चाहे मतलब दुनिया में जितने सारे बैक्टीरिया हैं वो सभी के सभी प्रोकार्योटिक तो होंगे ही, साथ ही साथ यूनिसेलुलर होने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं, और इसके स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या सीखने वाले हैं किंगडम मोनिरा में, देखते हैं। आप लोगों ने सेल वॉल के बारे में अभी तक सीखा होगा। सेल वॉल हम लोग बचपन से सीखते आए हैं ना, कि प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ है। क्या बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है, तो आंसर है हाँ। अगर मैं एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो मैंने मान लिया जाए ये कॉकस शेप का कुछ ऐसा गोल बनाया है, ये हमारा एक बैक्टीरिया। हम इसमें और क्या देखने वाले हैं, ये 3 मेम्ब्रेन या 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूँ तो इसमें 3 लेयर्स होते हैं। अब ये 3 लेयर कौन कौन से होंगे, जाहिर सी बात है, जब सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो ये तो हमारा हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा हो गया है सेल मेम्ब्रेन, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ये वाला हिस्सा, तो ये होता है सेल वॉल। और सबसे लास्ट में जो सबसे बाहर का हिस्सा है वो कौन सा होता है, तो हमको पता है कि ये होने वाला है ग्लाइकोकैलिक्स। तो जाहिर सी बात, अगर मैं बोलूं कि किंगडम मोनिरा मतलब बैक्टीरिया में कितने लेयर्स होंगे, कितने मेम्ब्रेन्स होने वाले हैं, तो इसमें तो क्या क्या होने वाला है, सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल वॉल होगा और ग्लाइकोकैलिक्स। क्वेश्चंस कैसा, अगर मैं बोलूं कि मैं बाहर से अंदर जा रहा हूं बैक्टीरिया में, तो सबसे पहले किससे मुलाकात होगी, ग्लाइकोकैलिक्स से होगी। उसके बाद सेल वॉल से होगी और अल्टीमेटली सेल मेम्ब्रेन से होने वाली है। उसी तरह से अंदर से अगर बाहर जाएंगे तो पहले सेल मेम्ब्रेन आया है, फिर सेल वॉल आया है और अल्टीमेटली आया है हमारा ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में क्या है ना, इसके बारे में एक चीज़ समझते हैं कि अगर ग्लाइकोकैलिक्स, इसमें 2 तरह का पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक का नाम कैप्सूल, जो शायद आपने कभी सुना होगा कैप्सूल के बारे में, और एक होता है स्लाइम लेयर। अब ये क्या होते हैं, व्हाट इज़ कैप्सूल एंड व्हाट इज़ स्लाइम लेयर। हमने बोला ग्लाइकोकैलिक्स अगर टाइटली अटैच है सेल वॉल से, टाइटली अटैच्ड है, तो वो कहलाएगा कैप्सूल। और अगर ये लूजली बाउंडेड है तो कहलाएगा स्लाइम लेयर। क्या क्या हुआ, ग्लाइकोकैलिक्स अगर टाइटली बाउंडेड है, इससे टाइटली बाउंडेड है, तो मैंने बोला कि ये कैप्सूल होगा। लेकिन अगर ये लूजली बाउंडेड है ग्लाइकोकैलिक्स, तो कहलाने वाला है स्लाइम लेयर। तो मतलब इसमें क्या होने वाला है, तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होते हैं ये टाइटली बाउंडेड होते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और ये क्या होने वाला है, तो ये होने वाला है लूजली बाउंडेड। ओके, अब बात करते हैं क्या इतना ही होने वाला है, तो नहीं। हम क्या देखते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर में न्यूक्लियस नहीं हो के इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। ये न्यूक्लियस नहीं है, उसी की तरह एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। तो मतलब ये हुआ कि किंगडम मोनिरा के पास तो न्यूक्लियस अगर होगा तो मैं बोलता हूँ कि वो वेल डिफाइंड नहीं है, और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहा जाता है, मतलब बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड होगा। साथ ही साथ इसके अंदर सेल में ये साइटोप्लाज्म तो होने वाला है ही। इसमें और क्या दिखेगा, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स टाइप के छोटे छोटे लेयर स्ट्रक्चर्स हैं, और मैंने बोल दिया कि ये क्या होने वाले हैं, तो इनका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तो राइबोसोम 2 टाइप्स के होते हैं, 70S और 80S। इसमें जो राइबोसोम दिखने वाला है ये 70S टाइप का है। प्रोकार्योटिक सेल में 70S टाइप का राइबोसोम होता है,
और अगर मैं यूकारियोटिक सेल की बात करूं, अपने बारे में बात करूं, तो हमारे अंदर 70s नहीं 80s होने वाला है। ठीक है, 70s और कहाँ मिलेगा? तो बैक्टीरिया के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी 70s टाइप का राइबोसोम होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ क्या बैक्टीरिया मूव कर सकते हैं क्या? आंसर है हाँ। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके पास लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स कहने का मतलब जिसके कारण वो लोकोमोट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। बैक्टीरिया के केस में जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है उसका नाम होता है फ्लैजिला। और फ्लैजिला के बारे में ध्यान रखना है, मैंने इसको सेल वॉल से इमर्ज करवाया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से आता है कि बताइए बैक्टीरिया में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? तो फ्लैजिला होगा। अगर फ्लैजिला होगा तो वो इमर्ज कहाँ से करेगा? तो मैंने बोला कि वो सेल वॉल से इमर्ज करेगा, सेल मेम्ब्रेन से नहीं और ग्लाइकोकैलिक्स से नहीं। किसी किसी बैक्टीरिया में ये फ्लैजिला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि दुनिया के हर एक बैक्टीरिया, हर एक किंगडम मोनिरा के मेंबर्स के पास फ्लैजिला हो, नॉट कंपलसरी। तो कंपलसरी तो ये भी नहीं है कि सिर्फ एक ही हो, इसमें नंबर ऑफ फ्लैजिला डिफर हो सकता है। किसी में एक फ्लैजिला है, किसी में नहीं होगा, किसी में पूरे बॉडी पे भरा हुआ रहेगा, किसी में सिर्फ 2 रहेगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि फ्लैजिला का नंबर भी वैरी करता है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब अगर मैं बात करता हूँ, इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। छोटे छोटे, हेयर लाइक तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक और स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे ही होते हैं। ठीक है, और हम लोग उसको फिमराई कहते हैं। अगर मैं फिमराई की बात करूँ तो कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा ऐसा। अगर आप क्लास 9th NCERT का डायग्राम देखते हो तो आप बैक्टीरिया में देखना कि छोटे छोटे कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरह से बने हुए हैं, और मैंने बोला है कि वो होगा क्या? तो वो होने वाला है फिमराई। और ये जो फिमराई होता है ना, अटैचमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर बैक्टीरिया को कहीं पे चिपकना है तो वह फिमराई की मदद से चिपकता है। मतलब ये हुआ कि ये हेल्प्स इन अटैचमेंट, या फिर हाँ, हेल्प्स इन अटैचमेंट। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया है। क्या इसके अंदर और भी कुछ होंगे? तो मैंने बोला कि प्रोकार्योटिक सेल में कभी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे मिल रहा है। क्या बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या? नहीं। क्लोरोप्लास्ट होगा क्या? नहीं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा? नहीं। मतलब इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते। कुछ स्पेशल टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम लोग ग्रैन्यूल्स कहते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स बना देता हूँ। ये ऐसा जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये क्या है? ये ग्रैन्यूल्स है, अलग अलग टाइप का हो सकता है, जिस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है। ग्रैन्यूल्स का फंक्शन क्या होता है? तो ये फूड स्टोर करते हैं। ग्रैन्यूल्स क्या करने वाले हैं? तो मैंने बोला कि ये फूड स्टोरेज का काम करेंगे। इतना चीज़ तो हम लोग को ध्यान में रखना है। ये हो गई हमारे किसी बैक्टीरिया की बात या किंगडम मोनिरा के मेंबर्स की बात। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके न्यूट्रिशन की, तो 1 सेकेंड। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन का मेथड कैसा होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा? तो बैक्टीरिया बड़ा लाजवाब चीज़ है। कैसे? तो बैक्टीरिया में ना प्रोकार्योटिक मेथड, ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं ये, और हेटेरोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। मतलब बैक्टीरिया में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। मैंने बोला कि ये फोटो ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो अगर मैं बोलता हूँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो आप इसमें सिंपली ऑटोट्रॉपिक भी लिखोगे, मतलब ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं या फिर ये हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। अब अगर मैं बात करता हूँ इसमें रेस्पायरेशन की बात करते हैं। ठीक है, ये तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात हो गई कि ऑटोट्रॉपिक हो सकता है या फिर हेटेरोट्रॉपिक हो सकता है। अगर मैं बात करता हूँ इसमें रेस्पायरेशन की, बैक्टीरिया में रेस्पायरेशन कैसा होता है? तो बैक्टीरिया में वही बात, रेस्पायरेशन ढेर तरीका हो सकता है। कौन कौन सा? तो मैंने बोला कि देखिए रेस्पायरेशन इसमें एरोबिक भी होता है, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और अगर मैंने बोला इसमें एनाएरोबिक भी होता है। ओके, समटाइम्स हमको देखने को मिलेगा कि इसमें फैकल्टेटिव भी होता है। ठीक है, 1 सेकंड।
फैकल्टेटिव, इसका मतलब ये हुआ ना कि फैकल्टेटिव कहने का मतलब जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन भी हो रहा है और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो फैकल्टेटिव रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, इसका स्पेलिंग कुछ ऐसा होगा, FACU। फैकल्टेटिव टाइप का। ये तो हो गया हमारा बैक्टीरिया की बात, हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर की बात किया। अगर अब मैं बात करता हूँ इसमें रिप्रोडक्शन की, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसा हो सकता है, तो बैक्टीरिया में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ना। बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। लेकिन अच्छा, एसेक्सुअल में क्या क्या हो सकता है, तो एसेक्सुअल में हम लोग पढ़ते आए हैं कि इसमें बाइनरी फिजन भी होता है, बाइनरी फिजन भी हो सकता है, और इसमें मल्टीपल फिजन भी होता है ना। ये बचपन से पढ़ते आ रहे थे। अब क्या सीखने वाले कि बैक्टीरिया में ना, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। तो सेक्सुअल भी होगा, और अगर सेक्सुअल होगा तो मैंने बोला है कि वो किस तरीके से हो सकता है, तो उस प्रोसेस का नाम मैं ट्रांसफॉर्मेशन बोल देता हूँ, या फिर एक मेथड है जिसका नाम है कंजुगेशन, और अल्टीमेटली एक और होता है जिसका नाम होता है ट्रांसडक्शन। इस बात को ध्यान में रखना है। हम लोगों को बचपन से पता था ना कि बैक्टीरिया में कैसा होता है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मेथड होता है। एसेक्सुअल में या तो बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन होता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जब बैक्टीरिया एडवर्स कंडीशंस में होते हैं तो बैक्टीरिया में क्या हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके से हो सकता है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। जब मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो उसमें एक और स्पेशल स्ट्रक्चर था। ठीक है, अगर जैसे कुछ देर पहले मैंने बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात की थी, तो उसके अंदर में एक और स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है, स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया, मतलब सीधे शब्दों में एक्स्ट्रा डीएनए एंटीबायोटिक बनाने में हम लोग उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बैक्टीरिया की बात। हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर के बारे में देखा, क्या क्या पढ़े हैं अभी तक हम लोगों ने। हम लोग देखना कि हम लोग बैक्टीरिया ही पढ़ रहे थे, और बैक्टीरिया ही पढ़ना होता है किंगडम मोनिरा में। मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो सबसे फेमस एग्जाम्पल आपने सुना होगा क्या, कि बैक्टीरिया में ना सबसे फेमस एग्जाम्पल होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। साइनोबैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैंने बोला कि अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैंने बोला कि ये साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में एक चीज़ ध्यान में रखना है, इसका एक एग्जाम्पल है क्या, साइनोबैक्टीरिया का ही मेंबर है वो, नॉस्टॉक और एनाबेना। ये दोनों कैसे होते हैं, तो मैंने बोला कि ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, मतलब ये ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज आने वाले हैं। ये थी हमारी बैक्टीरिया की बात। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रोटिस्टा के बारे में। थैंक यू।